नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं अपने YouTube चैनल जीके आर्ट के माध्यम से, और आज एक बार फिर मैं आपको नोबेल पुरस्कार को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसके पहले मैं नोबेल पुरस्कार के पार्ट 1 की वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। उम्मीद है छात्रों कि आप सभी वो वीडियो जरूर देखे होंगे और आप उसे पसंद भी किए होंगे। लेकिन मैं आज आपको इस नोबेल पुरस्कार के अगले पड़ाव में आज मैं बताने वाला हूं कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे हैं और उनको किस क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार दिया गया, कौन सा उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया जिसके चलते उनको इतना बेहतर पुरस्कार मिला। वैसे जो भी छात्र मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे होंगे उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे पहले वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने 2020 के विजेताओं को ट्रिकी तरीके से बताया है, जो आपके रिसेंट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हाल फिलहाल में, उसमें बहुत अच्छे ढंग से वो काम आने वाला है। दूसरी बड़ी बात कि मैंने नोबेल पुरस्कार के बेसिक बैकग्राउंड को भी, कि नोबेल पुरस्कार हैं क्या, उसके बारे में भी मैंने उसमें चर्चाएं कर दी हैं। तो आज हम थोड़ा सा केवल नाम को एक बार फिर से रिपीट करेंगे 2020 के विजेताओं का। उनको ट्रिकी विधि से मैंने क्या बताया है उसके लिए आप पहले मेरे वीडियो को देख लेंगे। लेकिन 2020 के विजेताओं का मैंने इस बात का भी जिक्र नहीं किया था कि उनको पुरस्कार किस बात को लेकर मिला है, यानी उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया अपने क्षेत्र में जिसके चलते उनको ये प्राइज दिया गया है। तो आज हम इस पर बखूबी चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। छात्रों, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। आइए हम शुरू करें। सबसे पहले हम 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम एक बार फिर से हम आपके सामने स्क्रीन पर ला रहे हैं और उनकी उस कार्य को देखेंगे जिसके चलते उनको ये पुरस्कार मिला। उसके बाद भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता, और आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि उस किस काम को लेकर उनको ये प्राइज दिया गया है। आज मेरा ये नोबेल पुरस्कार का दूसरा वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रसायन में, और रसायन में 2 लोगों को प्राइज दिया गया है। जिन 2 लोगों को प्राइज दिया गया है उसमें एक हैं जेनिफर डूडना और दूसरा नाम है इमैनुअल कारपेंटर। इमैनुअल कारपेंटर ये एक नाम है जिनको रसायन के क्षेत्र में मिला है। भौतिकी में मैंने 3 नामों को बताया था। आप मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं हो। भौतिकी में जिन 3 लोगों को मिला है उसमें कौन कौन है, तो उसमें एक है रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज, एंड्रिया गेज, रेनहार्ड गेंजल, रेनहार्ड गेंजल, ये 3 लोग। चिकित्सा में भी यह पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, और चिकित्सा में जो 3 लोग हैं उसमें कौन कौन हैं, तो एक हैं हार्वे अल्टर, हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन, माइकल हाफ्टन, चार्ल्स राइश, चार्ल्स राइश। अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। उसमें एक है रॉबर्ट बी विल्सन, रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल मिलग्राम, पॉल मिलग्राम। साहित्य में यह पुरस्कार मिला है
एक महिला को, नाम है लुइस ग्लुक, और शांति में यह पुरस्कार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। आइए अब देखें इनके कार्यों को कि किस कार्य को लेकर इनको ये प्राइज़ दिया गया है। क्योंकि दुनिया का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है और हर व्यक्ति का एक जुनून होता है कि वो इस पुरस्कारों को जीते। आप अच्छे कार्यों को करते हैं, आपका वो कार्य पूरे वर्ल्ड के लिए मान सम्मान उत्पन्न कर रहा है, आपकी इस खोज से पूरी दुनिया के लोगों को लाभ मिल रहा है, आपकी लेखनी से पूरे समाज में परिवर्तन हो रहा है, आपके शांति के प्रयासों के चलते पूरे विश्व में अमन और चैन कायम हो रहा है, तो आप इस पुरस्कारों के हकदार बनेंगे। आइए हम जानें कि ये जो महान हस्ती हैं जिनको 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके चलते आज पूरी दुनिया इनके नाम को याद कर रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन दो महिलाओं की, जेनिफर डूडना और इमैनुअल कारपेंटर, जो कि अमेरिकी महिला हैं। बहुत शानदार काम किया है और इनको जिस कार्य के लिए मिला है पुरस्कार, वो कौन सा कार्य है? जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग। अब आपके मन में एक प्रश्न जाएगा कि भाई जी ये जीनोम एडिटिंग क्या है, ये कौन सा ऐसा कार्य हुआ रसायन के क्षेत्र में जिसके चलते इनको ये प्राइज मिला? चलिए हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। जीनोम कहीं ना कहीं जीन से एक रिलेटेड वर्ड है। यदि आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको एक टर्म सुनने को मिला होगा, DNA। बहुत चर्चित शब्द है ये, जिसको हम कहते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, DNA। और ये DNA जेनेटिक मटेरियल को माता पिता से उनके बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब माता पिता के अंदर कोई ऐसी चीज है जो एक खानदानी चीज चली आ रही है, उस पदार्थ को उनके बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करता है DNA। यानी माता पिता के जेनेटिक पदार्थों को, आनुवांशिकी पदार्थों को उनके बच्चों तक लेकर जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि एक माता पिता हैं और उनको कोई ऐसी बीमारी है जो एक जेनेटिक डिजीज है, एक ऐसी बीमारी है जो खानदानी बीमारी है, जो लगातार कई पीढ़ियों से चली आ रही है। वो बीमारी कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि उस आनुवांशिक बीमारी को जो DNA है वो उनके माता पिता से उनके बच्चों से फिर उनके बच्चों में ले जाने का कार्य कर रहा है। हाँ, ये तो हो गई कुछ कमियां, लेकिन कुछ अच्छाई भी तो होता होगा ना। जैसे मान लेते हैं कि किसी का पूरा परिवार खानदानी रूप से तेज है, पढ़ने में ब्रिलियंट है, एक सभ्य और नेक जो है पूरा खानदान ही रहा है, वो परंपराएं उनके बच्चों में चल रही है, तो एक अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन कोई बीमारी वगैरह है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, जैसे कि हम पढ़ते होंगे आनुवांशिकी रोग जो होते हैं, जेनेटिक जो डिजीज होते हैं, वो माता पिता से उनके बच्चों में स्वतः जाते हैं, क्योंकि उनको DNA लेकर जाने का काम करते हैं। इनका प्रयास देखिए कितना बढ़िया है। इनका प्रयास ये है कि हम DNA को अब चेंज कर सकते हैं। कोई परंपरागत बीमारी चली आ रही है उनके खानदान में, तो हम यहाँ से DNA को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उस बीमारी को उनके पूर्वजों तक ही सीमित रखेंगे, आगे ये बीमारी अब नहीं बढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छी सोच है। यही एडिटिंग कैसे करेंगे, कैसे हम मतलब खराब जनरेशन होगा DNA का, तो उसको हम एक सही तरीके के DNA में कन्वर्ट कर देंगे, या बिल्कुल चेंज करना होगा तो चेंज ही कर देंगे, एकदम अच्छा कर देंगे, उसकी क्वालिटी में सुधार कर देंगे। ये बहुत नेक काम किया गया है। आपको पता है ना कि जो सेल होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर DNA होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को ढोने का काम करते हैं।
और इस डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम जेंडर को डिसाइड करने का काम करते हैं। लड़का होगा या लड़की होगी, ये तय करता है कौन? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टर को लेकर चलने का काम करते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर, जैसे मान लेते हैं कि किसी के माता पिता का जो है पूरा परिवार ऊपर से चला आ रहा है, सारे लोग गोरे 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 होते आ रहे हैं। अब जो बच्चा होगा वो भी क्या हुआ? गोरा हुआ। किसी के माता पिता दादा दादी सबका आंखें भूरी है, ब्राउन कलर में है, तो सारे बच्चों का भी आंख है बिल्कुल भूरा होता जा रहा है। तो जेनेटिक कैरेक्टर को होने का काम करता है कौन? जीन। लेकिन जेनेटिक मटेरियल को माता पिता से उनके बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है कौन? डीएनए। आप सुने होंगे डीएनए टेस्ट भी होता है जी, जिससे ये पता चल जाता है कि बच्चा किसका है, उसके असली माता पिता कौन है, क्योंकि जो माता पिता का डीएनए होगा वही उसके बच्चे में पाया जाएगा। अगर गलत डीएनए है तो उसके बच्चों में गलत डीएनए आएगा। लेकिन यहाँ से परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल डीएनए गलत है तो उस डीएनए में सुधार कर सकते हैं, डीएनए को परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ से डीएनए को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। ये कारनामा इन दोनों महिलाओं ने किया है। तो बहुत अच्छा, हम कहेंगे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खोज, और ऐसे लोगों को ये प्राइज मिलना ही चाहिए। उसके बाद देखिए भौतिकी में रोजर पेनरोज, ये बंदा तो बहुत अच्छा काम किया। आकाश गंगा का नाम सुने होंगे आप लोग। हमारा सूर्य जिस मंदाकिनी का सदस्य है उसको आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा में ब्लैक होल, ये ब्लैक होल की खोज, आकाश गंगा के केंद्र में ब्लैक होल की खोज ये किया है कौन? रोजर पेनरोज ने। और इनकी शानदार कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो कमिटी है वो आधी राशि, मतलब भौतिकी की जो राशि टोटल बनती है उसकी आधी राशि केवल रोजर पेनरोज को ही मिल गया है, और बाकी जो आधी राशि है वो राशि इन दोनों को मिलेगा, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल को। क्योंकि इन्होंने क्या किया है? तो सुपर मेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज, ये काम इन्होंने किया। चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे अल्टर, माइकल हाप्टन, चार्ल्स राइस, इनके बारे में आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या किया भाई जी। तो हार्वे अल्टर, माइकल हाप्टन और चार्ल्स राइस, ये जो व्यक्ति हैं, इन तीनों को किस लिए प्राइज मिला? तो इन तीनों ने कौन सा काम किया है? हेपेटाइटिस सी बीमारी पर शोध। बहुत अच्छी चीज आप जानते हैं, हेपेटाइटिस सी में जाने के बाद लीवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस पर एक शानदार शोध इन्होंने किया है। इनके प्रयासों से अब हेपेटाइटिस सी बीमारी पर भी बहुत हद तक लगाम लगाया जा सकता है। तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है इन दोनों का। अर्थशास्त्र रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल मिलग्राम, इन दोनों को मिला है। और इन्होंने क्या दिया है? तो ऑक्शन थ्योरी, जिसको हम कहते हैं नीलामी सिद्धांत को लेकर, ऑक्शन थ्योरी को लेकर। और लुइस ग्लुक कविताओं का संग्रह, कविताओं को काव्यात्मक रूप देना, इनके चलते इनको दिया गया है। जबकि शांति के लिए W से जो हुआ वर्ल्ड हुआ, F से फूड हुआ और P से प्रोग्राम हुआ, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इनको मिला है किस बात को लेकर? तो इनका एक शांति का प्रयास है। और कैसा शांति का प्रयास? इन्होंने भूख की जो समस्या है, भूखमरी की जो गंभीर स्थिति है, उससे दुनिया भर के देशों को निजात दिलवाने के लिए प्रयास किया है ना। यानी भूखमरी से निजात दिलवाना, ये काम रहा है किसका? WFP का। तो ये रहा 2020 के जो विनर बने हैं, उन्होंने कौन सा काम किया है।
अब आइए देखते हैं कि भारत के जो विजेता बने हैं वो कौन कौन से विजेता बने हैं, उनका नाम हम विस्तार से यहाँ पर देखते हैं कि भारत के कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो नोबेल पुरस्कार को जीते हैं, और नोबेल पुरस्कार को जब उन्होंने जीता तो किस काम को लेकर जीता कि आज पूरा भारत उन लोगों पर गौरवान्वित है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के तरफ से नोबेल पुरस्कार विजेता आइए जानते हैं भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम। सबसे पहले हम लेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले यही व्यक्ति थे। इनको प्राइज मिला था 1913 में। उसके बाद सीवी रमन को यह प्राइज दिया गया 1930 में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना इन्हें प्राइज दिया गया 1968 में। फिर भारत की तरफ से मदर टेरेसा को यह प्राइज मिला 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह प्राइज मिला 1983 में। अमर्त्य सेन पुरस्कार जीते 1997 में। वी.एस. नायपाल भारत की तरफ से मैन बुकर पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 में। और अंतिम विजेता कैलाश सत्यार्थी भारत के अंतिम अभी तक विजेता हैं ये 2014 में। तो आइए जानते हैं किनको किस बात को लेकर प्राइज मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो प्राइज मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, यानी कि भारत साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों को जीता। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला, तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिल गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नक्षत्र भौतिकी यानी खगोल जो भौतिकी होता है आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन को लेकर इनको दिया गया। अमर्त्य सेन ये अर्थशास्त्र का प्राइज भारत के लिए लेकर आए। वी.एस. नायपाल एक बार फिर से भारत के पास साहित्य का नोबेल आया। वेंकट रमन रामकृष्ण रसायन ये इंडिया इस क्षेत्र में पहली बार लेकर आया रसायन में। और कैलाश सत्यार्थी को मिल गया यह प्राइज एक बार फिर से किस बात को लेकर, शांति। आप देखें एक क्षेत्र साहित्य है, दूसरा क्षेत्र भौतिकी है, तीसरा क्षेत्र चिकित्सा है, चौथा क्षेत्र शांति है, पांचवा क्षेत्र अर्थशास्त्र है, छठा क्षेत्र रसायन है। इसका मतलब ये बनता है कि भारत जितनी भी क्षेत्रों का प्राइज नोबेल दिया जाता है उन सभी प्रकार के क्षेत्रों का नोबेल पुरस्कार भारत जीत चुका है। अब सवाल उठता है कि ठीक है इनको प्राइज तो मिला,
लेकिन किस बात को लेकर मिला, इन्होंने कौन सा कार्य किया? तो साहित्य में जब रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला तो इनको मिला था गीतांजलि पुस्तक को लेकर। और आपको पता है कि ये वही गीतांजलि पुस्तक है जिस पुस्तक से भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिया गया है। तो इस पुस्तक को सबसे फेमस पुस्तक माना गया उस दौर में, और इसी के चलते इस पुस्तक को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार लाने वाले व्यक्ति बने रविन्द्रनाथ टैगोर। सीवी रमन को यह प्राइज दिया गया रमन प्रभाव, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, आप सुने होंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। भौतिकी में एक क्वेश्चन बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। उगते हुए सूरज या डूबते हुए सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। तो रमन इफेक्ट, इन्होंने अपने ही नाम पर इसका रमन इफेक्ट नाम रखा। प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित ये बातें हैं। तो सबसे पहले पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा हम कहेंगे आविष्कार लेकर आए सीवी रमन। और ये बंदा इतना महान है कि भारत की तरफ से वैज्ञानिकों में सबसे पहले पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं। वैज्ञानिकों में सबसे पहले इंडिया की तरफ से पुरस्कार इन्हीं को मिला था। ये तो साहित्यकार थे, ये वैज्ञानिक थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो भारत रत्न अवार्ड है, जो इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उस पुरस्कार को भी जीतने वाला भारत का पहला जो वैज्ञानिक है, वो पहला वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। सीवी रमन 1954 में जिस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्राइज दिया गया था, उसी साल सीवी रमन को भी प्राइज दिया गया था, है ना। तो भारत के तरफ से भारत रत्न और भारत की तरफ से ही नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये इंडिया के पहले वैज्ञानिक हैं। तो एक बहुत बड़ा हम नाम कहेंगे इनके चलते भारत का हुआ। इसीलिए सरकार ने तय किया कि इनका जो बर्थडे है, यानी जो 28 फरवरी जिस दिन सीवी रमन का जन्म हुआ था, उस दिन को हम लोग पूरे भारत में साइंस डे के रूप में मनाएंगे, यानी विज्ञान दिवस मनेगा। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछें कि विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनता है, जवाब क्या होगा? सीवी रमन। उसके बाद देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन संश्लेषण को लेकर एक बहुत बढ़िया काम किया, और ये काम जो है पूरे वर्ल्ड में इनको नोबेल पुरस्कार दिलवाने में कामयाब रहा। जीन, और खास करके इन्होंने किस प्रकार के जीन का, कृत्रिम जीन का संश्लेषण, कृत्रिम तरीके से जीन को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उससे हम लाभ ले सकते हैं, कृत्रिम जीन को तैयार करने का एक नायाब तरीका खोज दिए हरगोविंद खुराना, और इनके इन प्रयासों के चलते नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित करना पड़ा। तो भारत के वैज्ञानिकों ने भी दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया है। अब उसके बाद देखिए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को यह प्राइज मिला शांति के क्षेत्र में, और काम इन्होंने कौन सा किया? तो कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया था मिशन ऑफ चैरिटी। और मिशन ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा की एक संस्था है, जिस संस्था में भारत हो या दुनिया के किसी अन्य देश का व्यक्ति हो, अगर वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो वैसे लोगों का मुफ्त में इलाज होने का कार्य होता था यहाँ पर। यहाँ तक कि मदर टेरेसा स्वयं अपने हाथों से इन कुष्ठ रोगियों का मरहम पट्टी किया करते थे। एक महिला होकर समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक ऐसा प्रयास जिससे भाईचारे का माहौल कायम हुआ, और इसके चलते इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि मदर टेरेसा हमारे देश की नहीं थी, ये अल्बानिया की रहने वाली थी, जो भारत में आकर बसी थी। इनको भारत में निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। इतना अच्छा इनका काम रहा है मदर टेरेसा का कि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अब उसके बाद देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा काम इन्होंने किया? तो इन्होंने काम क्या किया था? ब्लैक होल।
कृष्ण छिद्र, नाम सुने हैं ना, कृष्ण छिद्र के बारे में बताया। क्या इन्होंने बताया था? इन्होंने ये बताया था कि तारों का मृत्यु किस प्रकार से होता है। तारों के मृत्यु के बारे में इन्होंने स्पष्ट तौर पर दुनिया के देशों को एक नया जो है आविष्कार दिया। इन्होंने ये बताया कि जब भी कोई तारा अपनी मृत्यु के अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो उसका आकार और ज़्यादा बढ़ जाता है, वह वामन रूप ले लेता है, यानी कि दैत्याकार में हो जाता है। यानी किसी भी पिंड का द्रव्यमान जब सूर्य के द्रव्यमान के 14.2 गुना से ज़्यादा हो जाएं तो वह लाल दानव तारा के रूप में मरता है। ये जो है दुनिया के लिए एक प्रयोग दिए कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इनके चलते इनको नक्षत्र भौतिकी का पुरस्कार जो है दिया गया। नक्षत्र भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन, किस लिए इनको मिला? कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। बहुत अच्छी चीज़, कैसे हम इकोनॉमिक्स में बेहतर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, किस तरह से सीमित साधनों में भी बेहतर चीज़ों को हम कर सकते हैं। एक बहुत शानदार तरीका दिए थे अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार लाने वाले पहले व्यक्ति बने ये। वी.एस. नायपाल साहित्य के क्षेत्र में, और इनका जो पुस्तक था वो कौन सा पुस्तक था? ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास पुस्तक को लेकर इनको यह प्राइज दिया गया। बहुत अच्छी इनकी बुक है, और आपको ये भी पता है कि इनको मैन बुकर भी मिला है 1971 में इन ए फ्री एस्टेट पुस्तक के लिए, है ना। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 को रसायन क्षेत्र में दिया गया। किस प्रकार का यह प्राइज है भाई जी? तो आयनिक बंधन के बारे में इन्होंने कुछ बताया, और इनके चलते इनको यह प्राइज दिया गया इजराइल के जोनाथन डंकन के साथ। इजराइल के एक वैज्ञानिक के साथ संयुक्त रूप से इनको जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। उसी तरह से 2014 में जब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला इनको, कैलाश सत्यार्थी को, तो इनको भी संयुक्त रूप से दिया गया पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई एक गॉड फादर बनकर सामने आती हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए। हम कहेंगे बहुत अच्छा और सराहनीय काम विश्व की महिलाओं के लिए। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध था कि वहाँ की औरतें, मतलब जो लड़कियाँ हैं, वो पढ़ाई के लिए बाहर नहीं निकल सकती हैं, उस जगह पर ये न सिर्फ बाहर निकल कर स्वयं पढ़ने को जाती हैं, बल्कि अन्य लड़कियों को ही पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती हैं। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारी लड़कियां जो है विद्यालय जाती हैं, लेकिन इनको इस कार्य के चलते उस क्षेत्र में एक ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां पर इनको चढ़ती हुई बस में चढ़कर इनको गोली मार दी जाती है। ये अलग बात है कि बच गई। मैं आपको इंग्लैंड में जाकर इनका इलाज किया गया और आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही है। खैबर पख्तनख्वा राज्य की रहने वाली मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की, जिनको संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर। और इनको दिया गया था किस बात के लिए? बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। इनके प्रयासों से 80 लाख वैसे बच्चे जो पूरी तरह से पढ़ाई से विमुख थे, अलग थे, उन सारे बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से इन्होंने जोड़ने का काम किया। इन्होंने 80,000 बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया है और अपनी तरफ से सारी इंतजाम करते हैं स्वयं। और इस तरह से उन्होंने बचपन को बचाने का काम किया, उनको शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ाए। जो अलग यत्र तत्र घुमा करते थे उनको इन्होंने एक तरह से अपने पास रखा, अपने तरफ से जिम्मेवारी निभाई, उनको संभाल कर, उनको पढ़ा लिखा कर एक अच्छी दिशा देने का काम किया। और इस बेहतर और नेक काम के चलते कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भारत के विजेता हैं जो नोबेल पुरस्कार को अभी तक जीते हैं। चलिए फिर हम अगली क्लास में एक फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।